फैली हुई हैं। सारे डिपार्टमेंट्स को देखिए, घर पे आप जब जाते हैं, न्यूज़ चैनल्स खोलते हैं, वहाँ पर जब आप दूसरे डिपार्टमेंट्स की बात सुनते हैं तो शायद आपको लगता होगा कि हमारा डिपार्टमेंट तो इतना मजबूत है कि अभी तक उसके ऊपर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। आप LIC के बारे में सुनते हैं, आप NTPC के बारे में सुनते हैं, आप रेलवे के बारे में सुनते हैं, लेकिन आप इसमें आश्वस्त हो जाते हैं कि आपका डिपार्टमेंट अभी सुरक्षित है। यहाँ दुख के साथ ये बात कहूँगा और इस बात को डंके की चोट पे कहूँगा कि आप सुरक्षित थे, लेकिन अगर आज आपने अपनी आवाज़ नहीं उठाई तो कल आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि ऐसी कोई नौबत तो आई नहीं है, कहीं पर भी ऐसे कोई ऐलान हुए नहीं है। आप सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। ड्राफ्ट ट्रांसफ़र पॉलिसी आपके बीच में आई, उसके पहले आपके सैंक्शन स्ट्रेंथ के ऊपर एक ऑडिट हुआ, वो ऑडिट आपके ऑफिस में भी हुआ। कुछ लोग यहाँ पे भी आए थे, हमारे जो यहाँ पर साथी थे, हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, उन्होंने पूरा ये इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया कि किसी भी तरह से हमारी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वर्तमान, उसमें किसी भी तरह की कटौती ना होने पाए। लेकिन उनकी मंशा उस वक्त भी साफ दिख रही थी उस ऑडिट टीम की कि वो यहाँ पर किसी दूसरी मंशा के साथ आए हैं। उन्होंने काम को किस तरह से यहाँ पर ऑडिट किया है उसके ऊपर न कोई सवाल हुआ, ना हमारी सरकार ने उसके ऊपर कोई ध्यान दिया, क्योंकि हमने विरोध उस वक्त भी किया। हमारे विरोध पे हमारे यहाँ पर जो हमारी लोकल मैनेजमेंट है, हमारे GM UP, हमारे DGM जो R हैं, उन्होंने हमारा पूरा सपोर्ट किया। उस ऑडिट टीम को यहाँ से फ़ोन भी गया, वो बनारस पहुँचे थे, उनसे ये कहा गया कि आप पहले लखनऊ आइए और हमारी जो हमारे यहाँ की यूनियन है उनसे बात कीजिए, एसोसिएशन से बात कीजिए, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात कीजिए, उनसे उनका जो व्यू है, जो पिछली हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ बनाई गई थी 2010 में, जो पैरामीटर्स थे, उनके ऊपर बात करने के बाद आप जाकर फील्ड में अपनी ऑडिट के ऊपर अपना काम करिएगा। उन्होंने सीधे कहा हमारे GM UP को कि आपके ऑर्डर्स मानने के लिए हम बाध्य नहीं हैं, हम मिनिस्ट्री से भेजे गए हैं, हमें CMD ने आपके कहा है कि हम अपना ऑडिट काम पूरा करें, तो हम अपना ऑडिट काम पूरा कर रहे हैं। इसके बाद हमें ये निर्देश है कि हम जा करके जब हेडक्वार्टर में अपनी रिपोर्ट रखेंगे, मिनिस्ट्री में अपनी रिपोर्ट रखेंगे, उससे पहले हम यूनियन से बात करेंगे। दिखावे के तौर पर 5 फरवरी को यूनियन को बुलाया गया, उनसे राय ली गई, उनके व्यू लिए गए, लेकिन वो अपनी रिपोर्ट तैयार करके बैठे हुए थे। उस व्यू का भी कोई असर नहीं पड़ा, उस राय का भी कोई असर नहीं पड़ा। और दुर्भाग्य है हमारा कि आज जो बाहर हो रहा है वही अंदर हमारे अंदर भी, हमारे साथ भी हो रहा है, लेकिन हमें पता नहीं। आपकी सैंक्शन स्ट्रेंथ को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए रिपोर्ट दी जा चुकी है मिनिस्ट्री में। मिनिस्ट्री ने हेडक्वार्टर से अपनी रिपोर्ट मांग ली है और ये तय हुआ है कि जो मौजूदा MIP हैं, जो हमारे मेन इन पोजिशन हैं, उसी को सैंक्शन स्ट्रेंथ में बदल दिया जाए। मतलब जो आपकी खाली वैकेंसीज पड़ी थी उसको सब खत्म कर दिया जाए, सारा का सारा। यानी उनके हिसाब से अब यहाँ रिक्रूटमेंट्स बंद होने वाले हैं। अब आप समझिए, ये एक पॉलिसी हुई जो भारत सरकार ने गुड गवर्नेंस के नाम पे आपके सामने रखी। आपने सोचा हमारे काम को वो अच्छा करने के लिए यहाँ पर आए हैं, वो तो आपके काम को बिगाड़ने के लिए आए थे। आप फिर उसके कुछ दिन के बाद 18 फरवरी को एक पॉलिसी आपके जो है HRMS के ऊपर लाकर रख दी गई, आपसे इंडिविजुअल कमेंट्स मांगे गए। आप लोगों का बहुत धन्यवाद रहा, आप लोगों ने एकजुटता के साथ अपने अधिकार बताए और ये बताया मैनेजमेंट को, जो हायर जो मैनेजमेंट है हमारे ऊपर बैठी हुई है, CMD और EDP, उनको ये बताया HRMS के माध्यम से कि आपके डिपार्टमेंट के अंदर ID एक्ट लागू है और उस ID एक्ट 1947 के अनुसार जब हमारे पास अगर कोई सेक्शन 9A के अंतर्गत कोई बदलाव करना है सर्विस कंडीशन से रिलेटेड, तो आप उसके लिए पहले एक प्रॉपर नोटिस जारी करेंगे और प्रॉपर नोटिस जारी करने के साथ साथ जब आपने मान्यता का एक यहाँ पर एक प्रोसेस रखा हुआ है, पद्धति है हमारे पास कि हम ग्रुप ऑफ जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनका एक जो मान्यता दे, एक यूनियन को मान्यता दे करके एक चुनाव कराते हो, आप पैसे खर्च करते हो, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं हर 5 साल पे। उसके माध्यम से ही सारे सर्विस कंडीशन के ऊपर बातें होंगी, जैसे कि आपका वेज डिवीजन में आपने देखा, आप खुद जाके बात करते हैं सिर्फ आपके नाम पर, क्योंकि जो वहां पर वेज डिवीजन में नेगोशिएशन हो रहा था वो आप ही कर रहे थे, लेकिन वो आप मतलब ये था कि आपने अपने तरफ से जो चुन के जिनको भेजा था वो आपकी तरफ से बात कर रहे थे, लेकिन कर तो आप ही रहे थे। वही यहाँ भी था, सर्विस कंडीशन में बदलाव के पहले आपसे बात की जानी थी, आप स्टेक होल्डर हो इस डिपार्टमेंट के, लेकिन आपकी कोई बात नहीं सुनी गई। सिर्फ ये बना
जब आपने विरोध दर्ज कराया मैनेजमेंट के ऊपर, लगा उसे कि कहीं कल को ये लीगल इश्यू ना बन जाए, उसने दिखावे के तौर पर 24 फरवरी को एक लेटर जारी किया, यूनियंस को कॉल की कि आप अपना पक्ष रखें। इससे पहले ये पहली बार नहीं था कि ड्राफ्ट पॉलिसी के ऊपर कोई पक्ष मांगा गया हो या ड्राफ्ट पॉलिसी जो है वो पॉलिसी के तौर पे यहाँ लाई जाने वाली हो। इससे पहले भी हुआ था, उसमें भी तरीके थे। लोगों ने जिस तरह से 10 राउंड की हमारी मीटिंग हुई थी इसी डिपार्टमेंट के अंदर, हमारी यूनियन ने हमारी मैनेजमेंट के साथ बात की थी, और जो 2014 में आपके सामने पॉलिसी थी वो प्रॉपर आपकी यूनियन के साथ वार्ता करने के उपरांत जारी हुई थी। और मुझे नहीं लगता कि उस ट्रांसफर पॉलिसी की वजह से कोई एम्प्लॉय कभी हैरेस हुआ हो या किसी को लगता हो कि वो ट्रांसफर पॉलिसी बदलनी चाहिए। कहीं पर भी सब हर कर्मचारी का ध्यान रखा गया। वहां पर जो इंटर जोनल जो दूसरे जोन में काम कर रहे हैं उनका भी ध्यान रखा गया था। मैनेजमेंट चाहती थी वहां पर कुछ और, उस पर जो है अपनी राय रख करके वहां चेंजेस कराए गए। पहले वो मैक्सिमम 7 साल था, उसको यूनियन ने 10 साल मैक्सिमम करवाया था। उसके बाद नई पॉलिसी आती है, नई पॉलिसी में आप उसको मैक्सिमम 5 साल करते हो। आप दिखावे के तौर पर यूनियन को बुलाते हो, यूनियन से सिर्फ एक जो है मशवरा लेते हो। आपकी जो यहाँ पर रिकॉग्नाइज यूनियन है उसने लिख करके भी दिया 24 फरवरी को जारी लेटर के ऊपर कि आपने जो हमें समय दिया है वो बहुत कम है इतनी बड़ी ट्रांसफर पॉलिसी के ऊपर जो है अपना सुझाव देने के लिए। इसके लिए प्रॉपर आपको टाइम देना चाहिए जैसे पिछली बार आपने दिया था। लेकिन कोई भी उसके ऊपर जू नहीं रहेंगी कि आपकी मैनेजमेंट के ऊपर। आपकी लोकल मैनेजमेंट ने यहाँ पर जो आपकी बैठी हुई मैनेजमेंट है, आपके ही यूनियन के जो उनके सुझाव थे उनको जो दिए गए थे और जो समस्या आने वाली है फील्ड के अंदर, उसके ऊपर आप लोगों ने देखा होगा हमारे जो है मैनेजर्स ने जो यहाँ की टीम है उन्होंने भी उसके ऊपर पूरा जो है एक बनाया प्रेशर, और यहाँ से एक जो है जारी करवाया एक लेटर मैनेजमेंट को, ऊपर की मैनेजमेंट को बताया गया कि अगर ये पॉलिसी आती है तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को खतरा है, उससे एम्प्लॉय के जो मानसिक उसके ऊपर दबाव है वो बहुत बढ़ेगा, डिपार्टमेंट के ऊपर खर्चे बढ़ेंगे। ये सारे व्यूज यहां से गए, लेकिन उसको वहां पर बिल्कुल भी तरजीह नहीं दी गई। और आपकी ये पॉलिसी जो ड्राफ्ट के रूप में थी उसे कल की डेट में मैनेजमेंट ने जारी भी कर दी। जारी क्या किया, आपके ऊपर थोपा है। आप सैंक्शन स्ट्रेंथ को भी पकड़ लीजिए, आप इस चीज को भी पकड़ लीजिए जो पॉलिसी आपके सामने ट्रांसफर पॉलिसी के रूप में है। अब आप जाइए अपने जो हमारे क्यूसी के लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं या जो फील्ड में काम किया है जिन लोगों ने, उन लोगों ने भी जो स्पेसिफिकेशंस देखे हैं, आप पहले के स्पेसिफिकेशन को उठाइए और आज के स्पेसिफिकेशन को उठाइए जो आज आपकी जो है भारत सरकार करना चाहती है। आप उस स्पेसिफिकेशन के ऊपर कुछ लोगों का ये कहना था, मेरे सामने कुछ अधिकारी थे बाहर के थे, यहाँ पे नहीं थे, उन्होंने कहा था कि इस स्पेसिफिकेशन के आने से एफसीआई का काम और अच्छा होगा। मेरा सवाल है उनसे, उस वक्त भी था आज फिर से है, क्या हम ऐसी स्पेसिफिकेशन के साथ मंडी में खरीद कर पाएंगे? नहीं खरीद कर सकते। तो ऐसी मानकों को लाने का क्या मकसद है भारत सरकार का? मकसद पता चलता है जब हम कृषि बिल की तरफ देखते हैं। कृषि बिल के जो है अंदर जो उन्होंने जो 3 बिल लागू किए गए उसमें दोहरी मंडी या 2 तरह की मंडियों का जो है प्रावधान किया गया, एक सरकारी मंडी और एक प्राइवेट मंडी। आप लोगों ने उसके बारे में सिर्फ सुना होगा, देखा होगा, जो विरोध चल रहा है पिछले 100 दिन के ऊपर हो चुके हैं वो विरोध को। उस मंडी की तरफ जब आप जाकर के देखते हैं तो आज अपना स्पेसिफिकेशन उठाइए जो आपके पास मानक होगा और फिर दूसरी मंडी का जो कंसेप्ट उठाइए। जब किसान आपकी मंडी में आकर के अपना माल नहीं बेच पाएगा, अपना धान और अपना गेहूं नहीं बेच पाएगा, तो मजबूरी में उसको उस प्राइवेट कंपनी के पास जाना पड़ेगा और वहां उसको उसके जैसा भी उनके बीच में नेगोशिएट होगा वैसे उसी रेट पर उसको बेचना पड़ेगा। ये सिर्फ कहने के लिए है कि हम एमएसपी नहीं खत्म कर रहे हैं, लेकिन ये खत्म कर रहे हैं और एमएसपी पर ही आपका पूरा डिपार्टमेंट खड़ा है। एमएसपी खत्म होते ही आपका डिपार्टमेंट धराशायी होना है। और कुल मिलाकर मैं फिर यही बात कहूंगा कि आपकी नौकरी खतरे में है, आपका अस्तित्व खतरे में है। अगर आज आपने अपनी आवाज को नहीं उठाया, अगर आपने एकजुट होकर के लड़ाई शुरू नहीं की, तो आने वाले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर आप सब या तो वीआरएस ले रहे होंगे, जो इसमें वीआरएस के लिए जो है एलिजिबल होंगे, या आपकी छटनी हो रही होगी, या आपको यूपी से बाहर किसी दूसरे स्टेट में जहां पे काम होगा या दूसरे किसी जो है जोन में काम करवाया जा रहा होगा। आपकी भारत सरकार ने
जो डीसीपी स्टेट के लिए ऑलरेडी जो है उन्होंने सर्कुलेट कर दिया, वो तो आपकी अभी यूपी गवर्नमेंट को जो है 2022 का चुनाव देखना, इस वजह से उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो ऐसे जो है कंडीशन में